आज हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशंस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोसेसेस हैं। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए और भी प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस कैसे मूव करते हैं, और हम ये प्रोसेसेस देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। तो अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना, यानी जब हम कोई चीज यूज करके मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस को या मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स को अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, जिसमें के वाटर और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, और ये मूवमेंट कहाँ होगी, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जब वाटर और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, तो उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहेंगे। सॉल्यूट मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंसेस कम मिकदार में होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए खास किस्म की फोर्स या प्रेशर चाहिए होता है। तो ये फोर्स या प्रेशर कहाँ से आता है, ये हो सकता है या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी ऐसा प्रेशर जो वाटर या लिक्विड की वजह से हो, या फिजिकल पंप यानी हार्ट की मदद से हो। तो अगर हम बात करें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, तो जैसे कि प्लांट बॉडी है, वहां पे वाटर और सॉल्ट्स की फिल्ट्रेशन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होती है, यानी जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है और सॉल्ट्स होते हैं वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होते हैं। जबकि हम अगर लिविंग ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, जिनकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो उनके लिए वाटर और सॉल्ट्स वगैरह की फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, ब्लड प्रेशर करता है। और ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है, हार्ट यानी दिल। तो हार्ट का क्या काम है कि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है, यानी ब्लड को पंप करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, खून की नालियां जो कि पूरे जिस्म में खून को सप्लाई करती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, जिसमें आर्टरीज होती हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। तो जो कैपिलरीज होती हैं वो सबसे छोटी खून की नालियां होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि पूरे जिस्म में ये सारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये मौजूद होती हैं। और अगर हम बात करें कैपिलरीज की, तो लिविंग सेल्स या टिश्यूज और ब्लड के दरमियान जो एक्सचेंज का अमल होता है वो कैपिलरीज की मदद से होता है, क्योंकि ये सबसे छोटी और बारीक खून की नालियां होती हैं। जैसे कि अगर हम वाटर की एक्सचेंज की बात करें कि जब टिश्यूज को पानी की जरूरत होती है, तो वो कैसे कैपिलरीज के अक्रॉस एक्सचेंज होती हैं। तो इसके लिए हम एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, ये बड़ी वाली खून की नालियां हैं और ये कैपिलरी दिखाई गई है। तो खून के अंदर वाटर के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो जो फिल्ट्रेशन का अमल होता है, यानी जो मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन का अमल होता है, वो कैपिलरीज में होता है। ये क्या है, ये कैपिलरी है, और इसके इर्द गिर्द जो सेल्स होंगे या टिश्यूज होंगे, उनके साथ इन मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होगा फिल्ट्रेशन की मदद से। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर यानी जिनकी बॉडी में ब्लड होता है, तो ब्लड प्रेशर की मदद से फिल्ट्रेशन का अमल होता है। और फिल्ट्रेशन के अमल में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये क्या है, ये नालियां हैं खून की, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। तो इनके इर्द गिर्द बाहर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और ये बारीक सी लेयर होती है जो कि हेल्प करती है इस एक्सचेंज के अमल में। तो ये तो था फिल्ट्रेशन का अमल, जो कि हमने ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल से स्टडी किया। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कौन सा मैकेनिज्म होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। लेकिन ये मूवमेंट किस तरह की होती है, इस मूवमेंट में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन के वाले रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ। तो इस तरह की मूवमेंट के प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत होती है, यानी ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग मैकेनिज्म है। तो अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए वाटरफॉल यानी आबशार की एग्जांपल लें तो आबशार में क्या होता है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो इस प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें वाटरफॉल नजर आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी जो है वो ऊंचाई से यानी हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है और खुद ब खुद आ रहा है, यानी इस प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर पानी जमीन की सतह में मौजूद हो और हम चाहते हैं कि वो पानी ऊंचाई की तरफ जाए, जैसे घरों में मोटर वगैरह लगी होती है, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि उस प्रोसेस में वाटर ने मूव करना होता है लोअर लेवल से हाई लेवल की तरफ। तो यही एग्जांपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट की है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने मूव करना होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो इसलिए इस प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है सेल से। और किस फॉर्म में आती है वो एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में सोडियम पोटाशियम पंप की बात करें तो सोडियम पोटाशियम पंप बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस के लिए, जैसे किडनी फंक्शन या हार्ट फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये सेल की मेम्ब्रेन है जिसमें कि लिपिड की बाई लेयर है, यानी डबल लेयर ऑफ लिपिड है। और इसके अलावा ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट हैं। तो सेल के अंदर और बाहर सोडियम पोटाशियम की एक खास मिकदार का होना जरूरी है। तो सोडियम और पोटाशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है या मिकदार होती है वो मेंटेन रखना, बैलेंस रखना जरूरी है ताकि सोडियम पोटाशियम पंप सही तरीके से काम कर सकें। अब मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर सोडियम की मूवमेंट, सोडियम और पोटाशियम आयंस की जो मूवमेंट होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म से होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेल के अंदर जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे एटीपी कहा जाता है, तो एटीपी इस्तेमाल करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है। और कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो सेल के बाहर इस टाइम इस डायग्राम में सोडियम आयंस बाहर की तरफ ज्यादा हैं और सेल के अंदर कम हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि सोडियम अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ जब मूव करेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से मूव करेंगे और एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी के मॉलिक्यूल से आएगी। इसी तरह अगर हम बात करें पोटाशियम आयंस की, तो पोटाशियम का सिंबल क्या है? के। और सोडियम के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? Na। तो अगर हम बात करें पोटाशियम आयंस की, तो पोटाशियम आयंस सेल के अंदर यहाँ पे ज्यादा हैं और बाहर कम हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म से क्या होगा कि पोटाशियम आयंस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। किस प्रोसेस से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो इस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। किस तरीके से? एनर्जी को इस्तेमाल करके। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है, जिससे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो आज हमने पढ़ा फिल्ट्रेशंस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में।